नमस्कार साथियों, मेरा नाम है शोक पांडे और मेरे चैनल जय विद शोक पर आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम इंडियन इकोनॉमी मॉड्यूल ए चैप्टर नंबर 11 का 60 नोट्स करेंगे। वैसे तो ये चैप्टर बहुत छोटा है, एक ही वीडियो में मैंने इसको जो है मेन लेक्चर में भी कवर कर दिया है और यहाँ पर भी हम एक ही लेक्चर में, बहुत छोटा सा लेक्चर रहने वाला है। तो इंडियन इकोनॉमी द्वारा क्या क्या इश्यूज फेस हो रहे हैं उसी पर डिस्कस करना है, ठीक है। तो 60 नोट्स आपको पता ही है कि हम फटाफट कवर अप करते चलते हैं। मैं दोबारा रिवीजन नहीं करवाता हूं और हम बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्ट में नहीं जाते हैं, ठीक है। इंट्रोडक्शन की बात करें, हम बात क्या करने वाले हैं, इंडियन इकोनॉमी को क्या क्या इश्यूज फेस हो रहे हैं। तो इंडिया इज वन ऑफ द वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग मेजर इकोनॉमी इन 2022 में दुनिया में तेज़ी से जो है विकास करने वाली, ग्रो करने वाली इकोनॉमी हमारी इंडिया थी। IMF की एक रिपोर्ट है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, ध्यान रखें, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट कौन पब्लिश करता है? IMF। उसके अकॉर्डिंग इंडिया की जो GDP थी वो 8.9% के हिसाब से 2022-23 में बढ़ी। बाद में फिर ये जो है अगले फाइनेंशियल ईयर में, फिस्कल ईयर में 2023-24 में 6.9% रही। सवाल ये है सर कि क्या 8.9 और 6.9 याद रखना है? तो नहीं, ये सब चीज़ें मत याद रखिए, बस ये समझिए कि IMF की एक रिपोर्ट है जिसका नाम है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। दूसरी बात क्या समझे सर? दूसरी बात सिंपल ये समझ लीजिए कि पहले इकोनॉमी तेज़ी से ग्रो हो रही थी, लगभग 9% के आसपास चल रही थी। बाद में ये जो है 2023-24 में घट गई 6.9। नंबर याद रखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये ध्यान रहे ओवरऑल कि चल क्या रहा है, हाँ हम आगे बढ़ रहे हैं कि पीछे घट रहे हैं, ठीक है। इसी तरीके से वर्ल्ड बैंक ने भी एक रिपोर्ट पब्लिश की जिसका नाम है ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक। बुक क्या नाम है इसका? ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट पब्लिश करी किसने? वर्ल्ड बैंक ने पब्लिश करी है। इसके हिसाब से क्या सीन है सर? इसके हिसाब से इंडिया की इकोनॉमी 8.7% के हिसाब से बढ़ी 2022-23 में और 6.8% के हिसाब से बढ़ी 23-24 में, ये निकल करके आया है। तो मतलब अगर हम देखें तो IMF ने 8.9 कहा था, IMF ने 8.9 जब कहा तो वर्ल्ड बैंक ने 8.7 कहा है। IMF ने जब 6.9 कहा तो वर्ल्ड बैंक ने भी 6.8 कहा है, तो नियर बाई ही था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद में कौन कौन से इश्यूज हैं? तो 4 मेजर इश्यूज की बात होती है। पहला, पॉवर्टी एलिवेशन यानी कि गरीबी घटाओ। जॉबलेस ग्रोथ यानी कि इकोनॉमी ग्रो कर रही है, GDP बढ़ रही है, लेकिन हमारे पास नौकरियां नहीं बढ़ रही हैं। राइजिंग इनइक्वालिटी, असमानता बढ़ रही है, अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है। चौथा, माइग्रेशन, लोग गांव छोड़कर शहर की तरफ भाग रहे हैं और जो भी रिसोर्सेज हमारे पास हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ रहा है, एक्सेसिव प्रेशर पड़ रहा है। जो भी रिसोर्सेज हैं, जैसे अगर हम सिर्फ वाटर, पानी की ही बात करें तो पानी पर भी कहीं ना कहीं हमारी बहुत ज़्यादा जो है डिपेंडेंसी है और हम जम के कंजम्पशन कर रहे हैं और जिसकी वजह से भविष्य में पानी को लेकर के प्रॉब्लम होनी ही होनी है, वही है यहाँ पर, ठीक है। इन्हीं चारों के बारे में हमें डिटेल में चर्चा करनी है। पॉवर्टी एलिवेशन पहला टॉपिक है, उठाते हैं। तो अकॉर्डिंग टू प्लानिंग कमीशन जो है इंडिया की रिपोर्ट 2011-12 के हिसाब से ग्रामीण क्षेत्र में लगभग 25.7% और शहरी क्षेत्र में, अर्बन एरिया में, अर्बन पॉपुलेशन में 13.7% लोग ऐसे हैं जो BPL में आते हैं, यानी बिलो पॉवर्टी लाइन अपनी ज़िंदगी जीते हैं। ध्यान दें, यहाँ पर ग्रामीण क्षेत्र में 26% लोग, लगभग 25.7% लोग जो है गरीबी रेखा के नीचे हैं, जबकि शहरों में ये परसेंटेज थोड़ा सा कम है। ऐसा क्यों है? तो रूरल पॉवर्टी रेट्स आर हायर देन अर्बन पॉवर्टी। रूरल पॉवर्टी, गरीबी ज़्यादा है, अर्बन कम है। क्यों है? क्योंकि गाँवों में, क्यों ऐसा है? क्योंकि गांव में लैक ऑफ डिसेंट इंफ्रास्ट्रक्चर है। एक अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर जो है गांव में नहीं मिलता है, सड़कें नहीं हैं, नालियाँ नहीं हैं, बिजली नहीं आती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। इनएडिक्वेट फूड सप्लाई, खाने का भी प्रॉपर इंतजाम, वहाँ पर फूड सप्लाई का प्रॉपर इंतजाम नहीं है। वीक लेबर मार्केट, यानी कि लोगों को जो है ऐसी लेबर मार्केट अवेलेबल नहीं कि जहाँ वो खड़े हो जाएं और उनको आसानी से नौकरियाँ मिल जाएँ, आसानी से कमाने का जरिया मिल जाए। गाँव में ऐसा नहीं हो पाता है, ठीक है। फिर आगे बात करेंगे, पोवर्टी एरेडिकेशन जो है मेजर चैलेंज है भाई इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। हमारे पास एक बड़ा ही चैलेंज बन करके आता है पोवर्टी को घटाना। पोवर्टी एलिवेशन के जितने भी प्रोग्राम चल रहे हैं उनका उद्देश्य है कि गरीबी का जो रेट है उसको कम कर देना, ठीक है। कैसे कम करेंगे? तो उसके लिए वो एडिक्वेट एक्सेस प्रोवाइड करेंगे, फूड का, फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड करेंगे और बेसिक जो ज़रूरतें हैं गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को, वो सब चीज़ें वो प्रोवाइड करना चाहते हैं, ठीक है। तो पोवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम में क्या हो रहा है कि सरकार क्या करती है, लोगों को, देखिए, राशन वगैरह प्रोवाइड करती है, 10 किलो चावल, 10 किलो गेहूँ, ये सब प्रोवाइड किया जाता है, चीनी प्रोवाइड किया जाता है, घी प्रोवाइड किया जाता है, इसी तरीके से लोन वगैरह प्रोवाइड किया जाता है, या फिर
सीधे सीधे सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है, जैसे घर बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए दिए जाते हैं, किसानों को जो है किसान सम्मान निधि के नाम पर पैसे देते हैं। इस तरीके से बहुत सारे विकल्प उन्होंने तलाशे हुए हैं। बेसिक नेसेसिटी भी पूरी उनकी की जा रही है, जो गरीबी रेखा नीचे, जैसे शौचालय वगैरह बनवाए जा रहे हैं, इस तरीके के काम किए जा रहे हैं ताकि गरीबी को उन्मूलन किया जा सके, हटाया जा सके, कम किया जा सके। कौन कौन से प्रोग्राम है जो कि चलाए जा रहे हैं गरीबी को घटाने के लिए, तो उसमें बहुत सारे हैं। मनरेगा है आपका, प्रधानमंत्री जन धन योजना है, नेशनल फूड सिक्योरिटी मिशन है, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है। ऐसे ऐसे बहुत सारे जो है प्रोग्राम सरकार द्वारा चलाए गए हैं जो गरीबी उन्मूलन के लिए। मैंने यहाँ पर बिल्कुल थोड़े से लिखे हुए हैं फ्रेंड्स, ओके। देयर आर नंबर ऑफ प्रोग्राम्स दैट आर करंटली गोइंग ऑन, ओके। जॉबलेस ग्रोथ क्या होता है? जॉबलेस ग्रोथ एक इकोनॉमिक फिनोमेना है जिसमें क्या होता है, इकोनॉमी तो ग्रो करती है लेकिन जो है जो एम्प्लॉयमेंट का रेट है, यानी कि रोजगार के जो अवसर हैं वो या तो वही रहते हैं या उससे कम हो जाते हैं। यानी पहले अगर मान लो 10% लोगों के पास नौकरियां थी, तो या तो 10% लोगों के पास ही नौकरियां हैं या उससे भी घट जा रही है स्थिति ये है, जबकि इकोनॉमी ग्रो कर रही है, हमारी इकोनॉमी आगे बढ़ रही है। इट कैन बी कॉज्ड बाई वेराइटी ऑफ इकोनॉमिक। अभी ऐसा क्यों हो रहा है कि इकोनॉमी बढ़ रही है लेकिन लोगों को व्यवसाय नौकरियाँ नहीं मिल रही हैं? तो बहुत सारी वजह हो सकती हैं। स्ट्रक्चरल फैक्टर, स्ट्रक्चर में कुछ प्रॉब्लम है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। कठोर लेबर नियम है, यानी कि लेबर लॉ बहुत कठोर है, स्ट्रिंजेंट है, या फिर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी हमारी कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री पर है, ठीक है। इन सभी वजहों से फ्रेंड्स जो है हमारा इकोनॉमी बढ़ती है पर रोजगार के अवसर नहीं बढ़ते हैं। कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री क्या होती है ये हम समझ लेते हैं थोड़ा सा। स्ट्रॉन्ग रिलायंस, यानी हमारा बहुत ज़्यादा किस पर हम डिपेंड है ज़्यादा? कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री पर, जिसकी वजह से नौकरियां नहीं मिल रही। देखते हैं क्या होता है कैपिटल इंटेंसिव। ये देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, देखिए इंडस्ट्री दो तरीके की होती है। लेबर इंटेंसिव, जिसमें हम लेबर का बहुत ज़्यादा, यानी वर्कर्स का बहुत ज़्यादा, ह्यूमंस का बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। कैपिटल इंटेंसिव वो होती है जिसमें हम कैपिटल यानी कि जो है मशीनों को बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, ठीक है। तो लेबर इंटेंसिव में आपका टेक्सटाइल हो गया, लेदर यानी कि चमड़ा उद्योग वगैरह हो गया, यहाँ पर वर्कर्स की जरूरत होती है, ह्यूमन की नीड होती है। कैपिटल इंटेंसिव जहाँ पर मशीनें यूज की जाती हैं, जैसे स्टील में, ऑयल में, ऑटोमोबाइल वगैरह में मशीनें मैन्युफैक्चरिंग कर रही, हम नहीं कर रहे होते हैं। तो अगर जो है हम कैपिटल इंटेंसिव इंडस्ट्री लगाएंगे तो ऑब्वियसली मशीनें काम करेंगी तो लोगों को काम नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इससे एम्प्लॉयमेंट रेट पे प्रभाव पड़ता है, वही बात यहाँ पर फ्रेंड्स लिखी गई है, ओके। तो ये हो गया। उसके बाद में 2011 की जो जनगणना हुई उसके हिसाब से जो हमारी लेबर फोर्स है, यानी कि नए वर्कर जो काम करने के लिए तैयार हैं, वो 2.3% के हिसाब से बढ़ रही है, जबकि जो नए लोगों को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं वो सिर्फ 1.14% के हिसाब से 10 वर्षों में बढ़े, 2001 से 2011 के बीच में। समझ गए बात को? यानी कि हमारे पास 2.23% नए लड़के जो है आ रहे हैं जो नौकरी के लिए तैयार बैठे हैं, लेकिन रोजगार कितना आ रहा है, नौकरियां कितनी आ रही हैं? सिर्फ 1.4% नई नौकरी आ रही है जिनको उन्हें ज्वाइन करना है, ठीक है। तो ऑब्वियसली यहाँ गैप है, देखिए अब ये गैप घटेगा नहीं, कम नहीं, मतलब ये पूरा नहीं हो सकता है, जिसकी वजह से लोगों को प्रॉब्लम होगी ही होगी। यानी कि काम करने के लिए ज़्यादा लोग बैठे हुए हैं और जबकि नौकरियां हैं ही नहीं, तो इसलिए लोग बेरोजगार हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर देखा जाए तो एवरेज एनुअल ग्रोथ रेट हमारी इकोनॉमी का जो था वो 7% के आसपास है, जबकि एम्प्लॉयमेंट की ग्रोथ सिर्फ 1.8% है, यानी इकोनॉमी 7% के रेट से बढ़ रही है, और जबकि एम्प्लॉयमेंट यानी कि रोजगार के अवसर सिर्फ 1.8% के हिसाब से बढ़ रहे हैं। ये बढ़ने भी चाहिए, 7% या 9% के हिसाब से बढ़े तब जाके बात बने, लेकिन एम्प्लॉयमेंट के उतने अवसर नहीं मिल पा रहे हैं। कौन कौन सी वजह हैं जिनकी वजह से अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी बढ़ रही है? पहला, नॉलेज इंटेंसिव सर्विस सेक्टर जो है, सर्विस सेक्टर का बहुत ज़्यादा यूज हो रहा है, जिसकी वजह से मतलब मेजॉरिटी ऑफ इकोनॉमी की जो ग्रोथ हो रही है, हमारी इकोनॉमी जो आगे बढ़ रही है उसके पीछे नॉलेज इंटेंसिव सर्विस सेक्टर है। यानी कि मैनुअल वर्क करने की जरूरत नहीं, नॉलेज की ज़रूरत है, एक तरीके से कह लीजिए नॉलेज इंटेंसिव, ऐसा सेक्टर जहाँ पर नॉलेज की ज़्यादा ज़रूरत हो। जैसे हमारे पास में जो वर्कर्स हैं वो उतने स्किल्ड नहीं हैं, जैसे मजदूर जो होता है, जो ईंटा गारा वगैरह है ना, सीमेंट मोरंग का काम करते हैं, वो स्किल्ड नहीं है, वो नॉलेज इंटेंसिव इंडस्ट्री का पार्ट नहीं बन सकते हैं, चाहे जो भी आप कर लीजिए। उनको ऐसे मैनुअल वर्क ही चाहिए कि फावड़ा कुदाल दे दिया, चलो खेत में लग जाओ, कुछ इस तरीके की जिसमें दिमाग ना लगाना हो, ज़्यादा हल्का फुल्का लगाना हो, ठीक है। तो लेकिन हमारी इकोनॉमी ग्रो किसकी वजह से हो रही है? नॉलेज वाले के हिसाब से, लेबर के हिसाब से नहीं हो रही। लेबर इंडस्ट्री के हिसाब से हमारी इंडस्ट्री मतलब हमारी इकोनॉमी नहीं बढ़ रही है। तो इस वजह से अब जब लेबर के हिसाब से बढ़ ही नहीं रही है तो नॉलेज के हिसाब से बढ़ रही है, तो उस हिसाब से हम उनको रोजगार के अवसर नहीं दे पा रहे हैं। दूसरा है इंफ्रास्ट्रक्चर बॉटलनेक है भाई, कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा इतना मजबूत नहीं है। अब जाकर के हमारे पास में ऐसे हाईवेज हैं, ऐसे
ट्रांसपोर्टेशन का सिस्टम अवेलेबल है, रेलवेज एंड एवरीथिंग आर देयर, मतलब अब है काफ़ी हद तक, है ना, अभी भी। लेकिन अगर देखा जाए तो आप अगर गांव में, रूरल एरियाज में अगर आप चले जाएं तो वहाँ पर आपको नेटवर्क की प्रॉब्लम आ जाती है। आप शहर में रहिए, फुल एंजॉय करिए, 5G 4G जो भी है आपका, लेकिन आप गाँव चले जाइए, आपको असलियत पता चल जाती है, ठीक है। इसी तरीके से इलेक्ट्रिसिटी का भी सेम केस है। ये सब क्या है, ये सब बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। अगर लाइट नहीं है, आप ऐसे समझिए इस बात को, ये इंटरनेट हमारे देश में बहुत देर से आया है। अगर इंटरनेट शुरू से आया होता तो हमारे पास भी अमेरिका जैसे अपॉर्चुनिटीज़ होती। क्यों? क्योंकि भाई हमारे पास नेट ही नहीं है। हमारे बच्चे जो है, अब जैसे हमारे बच्चे जो हैं वो नेट अभी से लैपटॉप मोबाइल ये सब देख पा रहे हैं। हमको कब अवसर हुआ ये सब देखने का और छूने का? 25 साल की एज में, 20 साल की एज में। तो वो सारी चीज़ें जो है कहीं ना कहीं हमको पीछे की तरफ ही ले जाती हैं। ओके, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर में हमारा आपस में लिंकेज नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर में बॉटलनेक है, प्रॉब्लम है। रिफॉर्मिंग लेबर लॉ भी जरूरी है, यानी कि लेबर लॉ को भी सुधारने की जरूरत है। क्योंकि अगर कठोर लॉ रहेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, वो बिजनेस को इनकरेज करेंगे, बिजनेसमैन को इनकरेज करेंगे कि तुम ऐसा करो, कैपिटल इंटेंसिव मेथड यूज करो प्रोडक्शन का, ना कि लेबर की इंटेंसिवनेस में। मतलब कहने का ये है कि अगर लेबर लॉ कठिन और कठोर होंगे तो जो बिजनेसमैन है वो क्या करेगा, लेबर पे नहीं जाएगा। भले ही लेबर हमारे पास अबंडेंट है, बहुत भरा पड़ा है लेबर, लेकिन फिर भी वो बिजनेसमैन क्या करेगा, वो कैपिटल इंटेंसिव यानी मशीनों पर डिपेंडेंट इंडस्ट्री की तरफ ज़्यादा करेगा कि मैं मशीनें लगा दूँ, मुझे लेबर से ना काम पड़े। अब अगर मशीनें लगा देंगे तो अब इसलिए लेबर खाली बैठा रह जाएगा, ठीक है। तो ये भी बेरोजगारी को बढ़ावा देता है। इलाज क्या है? इतनी सारी प्रॉब्लम्स हो गई, लेकिन अब लोगों को नौकरियां मिलें कैसे, अनएम्प्लॉयमेंट घटे कैसे? तो इसके लिए एंटरप्रेन्योरियल इंस्टिंक्ट को बढ़ावा देना है, यानी कि नौकरी की तलाश की जगह पर नौकरी देने पर विश्वास करिए। ये इनका कहने का मतलब है कि आप नौकरी दीजिए। स्टार्टअप इंडिया वगैरह को, स्टैंड अप इंडिया वगैरह से लोगों को लोन प्रोवाइड करिए, लोग व्यवसाय खोलें जिससे वो 10-20 लोगों को नौकरी दे सकें और रोजगार के अवसर बढ़ें। एजुकेशन सिस्टम को भी सुधारने की जरूरत है। हमारे पास स्किल्ड लेबर अवेलेबल नहीं है। लेबर इंटेंसिव जितनी भी इंडस्ट्रीज हैं उनको सरकार को प्रमोट करना चाहिए, सब्सिडी वगैरह देनी चाहिए, जिससे कि लोग जो है लेबर्स को अपनी इंडस्ट्री में रखना चाहेंगे, ऑब्वियसली, है ना। उसके बाद में अगला टॉपिक है, अगली जो चैलेंज है हमारे सामने वो राइजिंग इनइक्वालिटी है, असमानता बढ़ रही है। तो रिच आर ग्रोइंग रिचर एट मच फास्टर रेट विच व्हाइल पुअर कंटिन्यू टू स्ट्रगल। मतलब अमीर काफ़ी तेज़ी से अमीर हो रहे हैं, जबकि गरीब जो है अपने एंड मीट करने में प्रॉब्लम हो रही है। मतलब उनको खाने में भी, मतलब बेसिक नीड पूरी करने में भी प्रॉब्लम हो रही है। जो एफ्लुएंट लोग हैं, जो प्रभावशाली लोग हैं, उन्होंने बहुत बड़ा अमाउंट जो है वेल्थ का अपने पास में जनरेट कर लिया है, या तो क्रोनिक कैपिटलिज्म की वजह से या तो इनहेरिटेंस की वजह से, ठीक है। यानी कि जो अमीर लोग हैं उनके पास में बहुत सारा पैसा इकट्ठा हो गया है, चाहे वो इनहेरिटेंस, एग्जाम्पल के तौर पर है अंबानीज हो जाएंगे, क्योंकि उनको जो है धीरू भाई अंबानी एंड देन हिज फादर एंड देन सन वगैरह, इन सब के पास इनहेरिटेंस से बहुत सारा पैसा आ गया है। या फिर क्रोनिक कैपिटलिज्म की वजह से। क्रोनिक कैपिटलिज्म मतलब पूंजीवाद होता है, यानी कि जहाँ पर पूंजी को ज़्यादा वैल्यू दी जाती है। क्रोनी मतलब होता है जब पूंजी वाला व्यक्ति यानी कि बिजनेसमैन राजनीति से मिल जाए और फिर जो है बढ़ावा अपना कर ले। यानी कि पूंजी आपके पास है, आप फैक्ट्री लगाना चाहते हैं, ठीक है। फैक्ट्री लगाने में बहुत सारे अप्रूवल चाहिए। आपने क्या किया, राजनेताओं से हाथ मिला दिया, थोड़ा पैसा उनको दे दिया, अप्रूवल मिल गया, आप बढ़ गए। दैट इज काइंड ऑफ क्रोनी कैपिटलिज्म, ठीक है। उसके बाद में वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 के हिसाब से जब डिस्कशन किया गया कि भाई इनइक्वालिटी इतनी ज़्यादा क्यों है, तो उसमें जो जोर दिया गया वो कहाँ है, डिफरेंस कहाँ, डिस्पैरिटी कहाँ है। डिस्पैरिटी है कंजम्पशन में, इनकम में और वेल्थ में। मतलब लोग क्या खा पी रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, उनकी इनकम क्या है और उनके पास धन कितना है। इन्हीं तीनों चीज़ों पर आधारित करके ये वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट को बनाया गया। अकॉर्डिंग टू रिसर्च में इंडिया जो है वन ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट अनइक्वल कंट्रीज में आ गई है। मतलब जो रिपोर्ट आई वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट, उसके हिसाब से इंडिया जो है दुनिया की मोस्ट अनइक्वल कंट्री में आ गई। क्यों? ऐसा फैक्ट देखते हैं, क्योंकि इंडिया की जो टॉप 10% पॉपुलेशन है वो पूरी नेशनल इनकम का 57% अर्न करती है। समझ रहे हैं? यानी कि ऐसे समझिए 100 पीपल आर देयर। कितने लोग हैं सर? 100 लोग हैं पूरी कंट्री में मान लीजिए, और कितना जो है कमा रहे हैं, मान लेते हैं 100 रुपये, ठीक है। 100 लोग हैं और 100 रुपये टोटल कमाया जा रहा है। तो हो क्या रहा है, 10 लोग, इनमें से 10 पीपल, 10 लोगों के पास में इस 100 रुपये में से 57 रुपये हैं, 57 रुपीज़ इनके पास है। तो आप समझिए बाकी के 90 लोगों के पास सिर्फ 43 रुपये हैं। अंदाज़ा लगाइए इस बात का। यानी यहाँ औसतन एक आदमी के पास में 5.7 यानी 6 रुपये के आसपास है। और यहाँ अगर डिवीजन करेंगे तो हमको नहीं लगता कि किसी के पास में 50 पैसे भी ठीक से आ रहे हैं।
50 पैसे, समझ रहे हैं बात को। 100 रुपये पूरे देश की इनकम हो तो उसमें से गरीब की स्थिति है कि उसको 50 पैसे, उस 100 रुपये में से सिर्फ 50 पैसे मिल रहे हैं, ठीक है। जबकि अमीर की स्थिति है कि उस 100 रुपये में से एक एक आदमी जो है 5.5 रुपये लेकर के बैठा हो। इतनी ज़्यादा अनइक्वलिटी है, ठीक है। उसमें भी विडम्बना और आगे बढ़ेगी, मैं आपको दिखाता हूँ थोड़ा सा। विडम्बना आगे क्या बढ़ेगी कि जो टॉप 1% हैं, यानी कि 100 लोगों में से सिर्फ टॉप के 1 लोग जो हैं, टॉप 1% लोग, 1 लोग नहीं 1% लोग जो हैं, उनके पास 22% है। यानी कि अगर 100 लोगों में से एक व्यक्ति कोई पर्टिकुलर देखा जाए तो उसने 100 रुपये में से 22 रुपये अकेले कब्जिया के रखा हुआ है, कमा करके रखा हुआ है 100 रुपये में से। डिड यू गेट द पॉइंट? यानी कि 1% आदमी जो है वो 22% जो है नेशनल इनकम का खुद अकेले कमा रहा है, ठीक है। गरीबों की बात करते हैं। इन कंपेरिजन परसेंटेज ऑफ नेशनल इनकम अर्नड बाई पोरेस्ट 50% फॉल टू द 13%। गरीबी रेखा में रहने वाले जो 50% लोग हैं वो पूरे 100 रुपये में से सिर्फ 13 रुपये जो है कमाते हैं। 50 लोग मिल करके 13 रुपये कमाते हैं। यहाँ 10 लोग मिल करके 57 रुपये कमाते हैं। समझ रहे हैं बात को? 10 लोग मिल करके 57 रुपीज़ कमाते हैं। 50 लोग मिल करके सिर्फ 13 रुपये कमाते हैं। इनकम इनइक्वालिटी आपको शायद अब नज़र आ गई होगी, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं। अब सवाल यह है कि इस इशू को रिजॉल्व कैसे किया जा सकता है। तो 2-3 तरीके इन्होंने बताए हैं। टू सॉल्व द इशू ऑफ इनइक्वालिटी, गवर्नमेंट को चाहिए कि वो हेल्थ केयर पर, एजुकेशन पर और सोशल वेलफेयर पर खर्चा करे। अब जब सरकार एजुकेशन और इन सब पर खर्चा करेगी, सोशल वेलफेयर पर, हेल्थ केयर पर, तो उससे क्या होगा, गरीबों के पास पैसा बचेगा। आप एजुकेशन फ्री में पा रहे हैं, आप मेडिकल सुविधाएँ फ्री में पा रहे हैं, तो आपके पास पैसा बचेगा, जिससे आप थोड़ा सा गरीब अमीर हो सकता है, पहला तरीका। दूसरा तरीका ये हो सकता है रॉबिन हुड बन जाइए, जो अमीर हैं उनसे जो है लूटिए और गरीबों में बांटिए, ठीक है। तो ये अप्रोच हो सकती है कि रिच को और ज़्यादा टैक्स लिया जाए, अमीरों पर ज़्यादा टैक्स लगाया जाए और उस पैसे को गरीबों में यूटिलाइज किया जाए। और दीज टैक्सेस इफ़ यूटिलाइज टू पे पब्लिक सर्विसेज हैव द पोटेंशियल टू रिड्यूस इनइक्वालिटी इवन मोर। मतलब जो अमीरों से टैक्स लीजिए और उसको पब्लिक सर्विस में खर्चा करिए, यहाँ एजुकेशन वगैरह पे, हेल्थ केयर पे खर्चा करिए और उसका प्रभाव अच्छा पड़ेगा। तीसरा तरीका हो सकता है कि अगर कोई कंपनी है वो अपना जो प्रॉफिट है वो अपने वर्कर्स के साथ ज़्यादा शेयर करती है, यानी 100 रुपये कमाती है और उसमें से जो है 100 रुपये का प्रॉफिट करती है, तो उसमें से 50-60 रुपये अपने जो है वर्कर्स में अगर बांट देती है, ऐसी कोई कंपनी अगर है तो उसको जो है टैक्स में ब्रेक्स देना चाहिए, टैक्स कम लगाना चाहिए उसके ऊपर। तो उससे क्या होगा, अगर टैक्स कम लगेगा तो कॉर्पोरेशन और ज़्यादा प्रॉफिट अपना वर्कर्स के साथ बांटना चाहेगा। वर्कर के साथ अगर अपना प्रॉफिट बांटेगा तो ऑब्वियसली वर्कर जो है वो नीचे का तबका है, उसके पास ज़्यादा पैसे जाएंगे और वो अमीर हो सकता है, इनइक्वालिटी घट सकती है, ठीक है। अब आता है माइग्रेशन और एक्सेसिव प्रेशर की। माइग्रेशन और एक्सेसिव प्रेशर ऑन रिसोर्सेज की बात करें। माइग्रेशन इज द मूवमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर इन ऑर्डर टू टेक एडवांटेज ऑफ बेटर इकोनॉमिक पॉसिबिलिटी। मतलब माइग्रेशन का मतलब होता है लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना इस उम्मीद में कि वहाँ पर बेहतर इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी मिलेंगी, ठीक है। माइग्रेशन इज इन्फ्लुएंस्ड बाई न्यूमरस एस्पेक्ट इंक्लूडिंग सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल एंड एनवायरमेंटल। जो माइग्रेशन है बहुत सारी वजहों से प्रभावित हो सकता है, जैसे सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल, इन्वायरमेंटल, ठीक है। आप देखें अगर तो जो ये अंग्रेज आए, माइग्रेट किया उन्होंने हमारे देश में, उससे पहले मुगल आए, वो भी माइग्रेट किए, तो क्या उद्देश्य था, इन्हीं में से तो कुछ था, पॉलिटिकल, सोशल, कुछ ना कुछ उद्देश्य लेकर के वो आए हुए थे। माइग्रेशन ऑफ पीपल फ्रॉम रूरल रीजन टू सिटीज इज राइजिंग। मतलब ज़्यादा माइग्रेशन कहाँ से हो रहा है, ग्रामीण क्षेत्र के लोग शहरों की तरफ ज़्यादा भाग रहे हैं, ये माइग्रेशन काफ़ी तेज़ी पर है। एक चीज़ होती है इन माइग्रेशन। इन माइग्रेशन क्या होता है, किसी पर्टिकुलर एरिया पर जाना, किसी पर्टिकुलर एरिया में जाना। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ से अमेरिका चला जाऊँ, वहीं बस जाऊँ, तो अमेरिका के लिए मैं क्या हूँ, इन माइग्रेट किया, ठीक है, वहाँ इन हुआ, अमेरिका में मैं इन हुआ तो इन माइग्रेशन हो गया। उसी तरीके से आउट माइग्रेशन क्या होता है, इज मूवमेंट आउट ऑफ पर्टिकुलर एरिया, किसी एरिया को छोड़कर चले जाना आउट माइग्रेशन कहलाता है। मैं इंडिया छोड़कर चला गया तो आउट माइग्रेशन, इंडिया के हिसाब से मैं आउट माइग्रेशन कर गया और कहाँ जाके बस गया, जहाँ जाकर बस गया अमेरिका में, वहाँ इन माइग्रेशन मैंने कर लिया, ठीक है। तो इन माइग्रेशन, आउट माइग्रेशन क्लियर हो गया होगा, वैसे भी समझ में आ रहा होगा। आउट माइग्रेशन इज ड्रिवन बाई इन्वायरमेंटल प्रेशर। अब आउट माइग्रेशन क्यों होता है, क्यों मैं यहाँ पर जो है छोड़ करके भाग जा रहा हूँ, तो इन्वायरमेंटल प्रेशर की वजह से होता है कि इन्वायरमेंट में ऐसी स्थितियाँ बन रही हैं, हम उसको झेल नहीं पा रहे, जिसकी वजह से छोड़ना पड़ रहा है। जैसे कश्मीरी पंडितों वगैरह का इशू है, लोगों को छोड़ करके जाना पड़ा, तो कहीं ना कहीं इन्वायरमेंट में इश्यूज वगैरह थे, ठीक है। या फिर और भी बहुत सारे सैम्पल्स एग्जाम्पल्स दिए जा सकते हैं। सोचिए कहीं पर बहुत ज़्यादा बाढ़, भूकंप और आपदा आ रही है, पानी नहीं है,
तो क्या करिएगा, छोड़कर चले जाइएगा भाई, मरने से तो बेहतर है कि कहीं और पलायन कर जाएं, कहीं और रहने लगें। ओके, इसी तरीके से इन माइग्रेशन, वेयर एज इन माइग्रेशन कुड हैव एन इम्पैक्ट ऑन, मतलब देखिए यहाँ पर इन्होंने बताया कि आउट माइग्रेशन क्यों होता है, क्योंकि इन्वायरमेंटल प्रेशर होता है। फिर यहाँ बता रहे हैं कि इन माइग्रेशन का प्रभाव क्या होगा, तो इन माइग्रेशन कुड हैव एन इम्पैक्ट ऑन द लैंडस्केप एट द माइग्रेंट्स डेस्टिनेशन। तो बोल रहे हैं कि इन माइग्रेशन का प्रभाव जहाँ भी माइग्रेंट जाएगा उस डेस्टिनेशन पर, उसके लैंडस्केप पर प्रभाव पड़ सकता है, यानी उस एरिया पर प्रभाव पड़ सकता है जहां पर आप माइग्रेट करके पहुंचोगे। क्यों? क्योंकि जो नेचुरल रिसोर्सेस होंगे वहां के लोकल का, उसका आप ओवर एक्सप्लॉयटेशन करना चाहोगे। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यूपी छोड़ करके झारखंड में जाऊं और मान लीजिए मुझे वहाँ कोयले की खदानें वगैरह अवेलेबल हैं, तो भाई मैं तो यहाँ नया आया हूँ, आप वहाँ के लोकल हैं अगर मान लीजिए झारखंड के, तो आप अपनी प्रॉपर्टी को, अपनी चीज़ों को सेफ रखना चाहेंगे। मैं वहाँ जाऊँगा तो मैं उसका दुरुपयोग करने का प्रयास करूँगा अपने आप को अमीर बनाने के लिए। जैसे अंग्रेजों का सेम केस था, अंग्रेज जब हमारे देश में आए तो उन्होंने क्या किया, इन माइग्रेशन किया, यहाँ चले आए, उसके बाद में हम अपने देश का बहुत ज़्यादा हिसाब किताब संभाल के चलना चाहते थे, लेकिन उनका ऐसा बिल्कुल उद्देश्य नहीं था। वो जो भी चीज़ें थी उसका दुरुपयोग करते थे, ऐसे ऐसे कर और ऐसे ऐसे टैक्स लगाए कि जिंदगी खराब हो गई हमारी। ठीक है, तो वही बात बता रहे हैं कि इन माइग्रेशन का ये सारा इफेक्ट पड़ सकता है। उसके बाद में संभावनाएं, मतलब क्या एक विकल्प क्या है, कैसे माइग्रेशन को होल्ड किया सकता है, रोका जा सकता है। तो एग्रीकल्चर और एग्री बिजनेस को जो है बढ़ावा दिया जाना चाहिए, यानी कि लोग गांव छोड़कर शहर आ रहे हैं क्योंकि उनको उतनी कमाई नहीं हो रही है। तो अगर हम एग्रीकल्चर से रिलेटेड बिजनेस को प्रमोट करेंगे तो उसका हमें फायदा होगा। A consider any combined effort in needed in the direction of making farmers get non-farm sector job, मतलब सरकार को प्रयास करने की जरूरत है कि जो किसान है उसको किसानी के अलावा जॉब लोकल एरिया मिल जाए, अपने घर के पास में मिल जाए, ताकि वो वहाँ से छोड़ करके ना जाए। A special care is required in this respect as new opportunities should be created as near home as possible, है ना, so that the farm community does not have to commute to the urban सेटलमेंट। मतलब कोशिश ये रखनी है सरकार को कि उस जो किसान है उसके घर के आसपास में ही रोजगार के अवसर मिल जाएं। हम लोगों को पुणे भाग कर जाना है, सूरत भाग कर जाना है, लुधियाना भाग कर जाना है, क्यों हमारे यहाँ के बच्चे जो है 18-20 साल के भाग करके यूपी, बिहार के, झारखंड के चले जाते हैं? क्योंकि हमारे पास उतनी बिजनेस अपॉर्चुनिटी नहीं है, हमारे पास उतने रोजगार के अवसर नहीं है। आप लखनऊ चले जाइए, आप जो है कहीं और चले जाइए, जो है यूपी की राजधानी में, आपको उतने रोजगार नहीं मिलेंगे। लेकिन अगर आप लुधियाना भाग जाइए, आप सूरत चले जाइए, सूरत में डायमंड का बिजनेस बहुत होता है, आप सूरत चले जाइए, अनस्किल्ड लेबर के लिए तुरंत जॉब है। लुधियाना में कपड़ों का बहुत ज़्यादा कारोबार होता है, आप वहाँ पहुँचिए तुरंत ही आपको नौकरियाँ मिल जाएंगी। तो इसीलिए लोग जो है माइग्रेट करते हैं। लेकिन यदि हमें यही इतना कमाने को मिल जाए जितना हम 18,000 कमाने के चक्कर में पुणे में रह रहे हैं, यदि मैं वही 18,000 में यहाँ लखनऊ में या फिर जो है अपने लोकल गांव के आसपास में कोई ज़िले में यदि मैं कमा सकूँ, तो मुझे वहाँ माइग्रेट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसी बात पर यहाँ जोर दिया जा रहा है फ्रेंड्स। ओके, उसके बाद में ये हो गई हमारी जो 4 प्रॉब्लम्स थी जिनको हमने डिस्कस कर लिया कि भाई इकोनॉमी क्या क्या प्रॉब्लम फेस कर रही है। अब हम बात करेंगे, लास्ट टॉपिक है मेरे ख्याल से, इकोनॉमिक सिचुएशन की। ठीक है, तो ये है, पैंडेमिक हैज़ टेकन अ सिग्निफिकेंट टोल ऑन द लाइवलीहुड एंड प्रोडक्शन कैपेबिलिटी। जब पैंडेमिक आया तो उसने बहुत ज़्यादा जो है ज़िंदगियों को प्रभावित किया और फैक्ट्रियों के प्रोडक्शन को भी, उनकी क्षमताओं को भी प्रभावित किया। आरबीआई की एक रिपोर्ट है करेंसी एंड फाइनेंस 2021-22, उसमें कहा गया है कि भाई 13 साल से ज़्यादा कोविड का जो नुकसान हुआ है इंडिया को, उसको रिकवर करने में 13 ईयर से भी ज़्यादा लग जाएगा। कोविड की वजह से सोचिए ज़िंदगी कितनी पीछे चली गई है कि अगले 13 ईयर लग जाएंगे हमको उस डैमेज को कवर करने में जितना हुआ है। डिड यू गेट द पॉइंट? ठीक है, तो ये बोल रहे हैं कि जो कोविड लॉसेस हुए हैं वो 2034-35 तक जा करके सही स्थिति में आ पाएंगे। ओके, मतलब हम नॉर्मल स्थिति में वापस आ पाएंगे। सस्टेन्ड गवर्नमेंट कैपिटल एक्सपेंडिचर, यानी कि गवर्नमेंट लगातार जो है कैपिटल पूंजी खर्चा करते रहे। उसके बाद में डिजिटलाइजेशन को बढ़ावा दे। उसके बाद में फ्रेश इन्वेस्टमेंट जो है ई कॉमर्स के क्षेत्र में, स्टार्टअप के क्षेत्र में, रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में, सप्लाई चेन लॉजिस्टिक के क्षेत्र में, इन सभी क्षेत्रों में यदि सरकार जो है बराबर पैसे डालेगी, इन्वेस्टमेंट करेगी, ठीक है, तो उसकी वजह से जो है इकोनॉमी में जो ये गैप है उसको हम थोड़ा सा स्पीड अप कर पाएंगे, गैप को कम कर पाएंगे, इकोनॉमी को आगे बढ़ा पाएंगे फ्रेंड्स। तो बस फ्रेंड्स यहीं पर ही ये लेक्चर खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।